हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद कासिम। आज मैं इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ। एंड तो पिछली सीरीज़ में हमने जो पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने एपीआई मैनेजर और नेटवर्क मैनेजर को हमने कोशिश की थी कि इसको सॉलिड प्रिंसिपल के थ्रू इसको थोड़ा सा हम रिफैक्टर कर लें। और रिक्वेस्ट हैंडलर हमने बनाया था, रिस्पॉन्स हैंडलर हमने बनाया था। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था और ये कुछ टाइप एलियस हमने बनाए थे। अब हम नेक्स्ट एपीआई एरर्स जो है उसको फर्दर इनिशिएट करेंगे और ये एक्सटेंशन यहाँ पे लिखी हुई है। लेट मी पुट समवेयर एल्स। ये बस जल्दी जल्दी में किया हुआ कोड है, तो उसको कहाँ पे पुट करना चाहिए। लेट अस मेक, यहाँ पे डाल देते हैं एक क्लास बना के। एक्सटेंशन, व्यू एक्सटेंशन। फाइन, चलो जी। अब इसको हमने यहाँ पे इस तरह से अभी तक जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो ये था। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो बस थोड़ा सा जुड़ के रहना और यू विल लर्न वेरी वेरी मच फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। अब आप खुद भी देख लेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने फोल्डर बन चुके हैं, हायरार्की आ चुकी है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो होम व्यू है, होम वीसी है, होम वीसी का हमने व्यू मॉडल ऐड कर दिया है इसके अंदर। होम व्यू मॉडल मैंने आपको जैसे कहा था कि हम इसको एम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हमने एम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और ये तो इस तरह से करके हमने इसको, ये रहा होम व्यू मॉडल। तो इसके अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी यूज़ किए हैं ताकि इसकी टेस्टिंग आसान हो सके। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हुए हमने जो कि लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने क्या किया है कि इस डेलीगेट को हम यूज़ कर रहे हैं। इस डेलीगेट को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि जो कि इनिशिएट डायरेक्टली वो जो है डिपेंड ना करे, वो डेलीगेट के थ्रू डिपेंड कर रहा हो हमारा जो भी मॉडल है, व्यू मॉडल जो है। तो इस तरह से ये जो व्यू मॉडल है हमारा, ये डायरेक्टली जो हमारा होम व्यू है, होम वीसी जो है, वो डिपेंड तो कर रहा है व्यू मॉडल पे, बट डायरेक्टली व्यू मॉडल पे नहीं है। हमने इसको एक व्यू मॉडल के अंदर हमने डेलीगेट्स बनाए हैं जो कि यूज़र मॉडल डेलीगेट है और इसी तरह एक आउटलेट मॉडल डेलीगेट है जो कि डिपेंड कर रहे हैं होम व्यू मॉडल डेलीगेट पे। और इस तरह से हम उनको फिर यूटिलाइज़ करते हुए हमने लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करते हुए हमने उसको यूज़ कर लिया कि डायरेक्टली वो डिपेंड ना कर रहे हों। और क्लासेस जो पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को रिप्लेस कर सकता है। ये लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमें बताता है कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड को रिप्लेस कर सकता हो और चाइल्ड अपने पेरेंट की खसूसियात को भी परफॉर्म कर सकता हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने वो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की हैं। तो इनिशियली तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने सेटअप कर लिया टेबल व्यू, ये देख लें यहाँ पे रजिस्टर कर लिया निब को। ये ऑल दो एक जस्ट रफ टेक्निक से मैंने किया है, लेकिन ये जो टेबल व्यू है ये हमारा होम व्यू है। होम व्यू में हमने क्या किया है कि हमने इसको
कोई बात नहीं, इसकी एक्सटेंशन हम अप्लाई कर सकते हैं जिसको आइडेंटिफायर इटसेल्फ मिल जाए और ये रजिस्टर हो सकता है। बहरहाल अगला स्टेप हमने फैच डेटा किया। फैच डेटा करने के लिए हमने शो स्पिनर किया। अब आप थोड़ा सा और देखें, इसको हमने थोड़ा सा कैटेगराइज्ड कर लिया है। जो हमारा होम वीसी है, इसके अंदर हमारे ज़्यादातर वो मेथड है जो डेलीगेट्स होंगे, बस मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड मेथड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल को सेट करना इनिशियली और इसमें डेटा फैच करना, बस ये दो मेथड हमने इसके अंदर रखे हैं और अदरवाइज़ बाकी सब हमने इसको एक्सटेंशन के अंदर डाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए टेबल व्यू इसके अंदर ऐड किया हमने, तो इसकी हमने डेटा सोर्स की एक्सटेंशन अलग से बना दी है ताकि मल्टीपल डेटा सोर्स भी हो सकते हैं किसी एक लिस्ट टेबल के। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकते हैं पॉसिबल। फॉर नाउ फ़िलहाल इसको इस तरह से ही ले लेते हैं, जैसे इसकी एक्सटेंशन मैंने एक बना दी टेबल व्यू की, और ये सिर्फ डेटा सोर्स की है। इसके अलावा डेलीगेट की भी एक अलग से एक्सटेंशन है, ऑल्दो इसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं। यहाँ पे डिड सेलेक्ट मेथड और ये सारे मेथड यहाँ पे आके हैंडल हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर वो डिड सेलेक्ट वाली फंक्शनैलिटी को जो कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वी विल नॉट यूजिंग राइट नाउ, बट हम अपने फ्यूचर के लिए इसको रख लिया है कि वी कैन यूज़ दैट। और आपको चूँकि बताना भी समझाना भी है, तो इट्स गोइंग टू बी हेल्प टू यू। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ़ सेक्शंस, नंबर ऑफ़ रोज़, ये सारी की सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं? हम व्यू मॉडल से कैलकुलेट कर रहे हैं। व्यू मॉडल कहाँ पे पड़ा है हमारा? ये एक प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है सारा का सारा। अब इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम ये सारी चीज़ें गेट कर रहे हैं। अब डायरेक्टली हम व्यू मॉडल पे भी होम व्यू मॉडल के जो कि इनहेरिट कर रहा है हमारे प्रोटोकॉल को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल है वो हमें ये सहूलत देता है कि हम पेरेंट की खसूसियात को डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखें ना, होम व्यू मॉडल एक्सटेंड हो रहा है होम व्यू मॉडल डेलीगेट से, और डेलीगेट के अंदर प्रोटोकॉल जो कि है उसके अंदर बाकी सारे मेथड भी पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल उसमें पड़े हैं, मेथड्स पड़े हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, वो हम इम्प्लीमेंट भी करवा लेंगे। इम्प्लीमेंट हमने करवाए हुए हैं इन होम डेलीगेट मेथड को होम व्यू मॉडल के अंदर, और देन हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं होम व्यू कंट्रोलर में। सो इस तरह से ये एक बहुत अच्छे से रिफ़ाइन तरीके से हमने इसको मैनेज कर लिया है कि हम लूज़ली कपल कोड हमने बना लिया है। डायरेक्ट वो होम व्यू मॉडल पे भी नहीं वो क्या कहते हैं डिपेंड कर रहा, वो एक प्रोटोकॉल पे डिपेंड कर रहा है जो कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूटिलाइज़ कर लिया है जिसने, और फिर उसको क्या कहते हैं हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यूटिलाइज़ करवाया है, इनिशिएट करवाया है हमारे होम व्यू मॉडल को। तो इससे और ज़्यादा ये थोड़ा सा लूज़ कपल्ड हो गया है, हमारा ट्रेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। देखिए अब नंबर ऑफ़ सेक्शंस यहाँ से निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ से निकाल रहे हैं, इवन के सेल व्यू मॉडल भी हम यहीं से ले रहे हैं सारा का सारा, और ये पूरा का पूरा हमें सेल बना के दे रहा है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रीफली कोशिश करूँगा होम व्यू मॉडल के अंदर। अब ये देखें यहाँ पे, अभी हमने नंबर ऑफ़ रोज़ की बात कर ली थी, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे वहाँ से आ जाएंगे। सो अब हमने जब सेल बनाने की कोशिश करनी है, ऑल्दो ये मैंने चूँकि यहाँ पे ये कर लिया है, अदरवाइज़ ये कहाँ पे होता, बेस्ट वे ये होता कि मैं सेल की एक अलग क्लास बना लेता और सेल की अलग जो क्लास होती वहाँ से जाके मैं इंडेक्स पाथ जो कि है सेंड करता, और वहाँ से उस सेल की जो भी चीज़ें थी रिक्वायर्ड वो मुझे मिल जाती। तो अभी चूँकि मैंने इसको बिल्कुल एक कोशिश की है सिंपल रख के बनाने की, तो सिंपल रख के इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे बहुत आसानी से, और इसको थोड़ा सा डीप भी चले जाएंगे। सेल कॉन्फ़िगरेशन जो इसका मेथड है उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है इन फ्यूचर, वो मैं आपको बता दूंगा जब उसकी क्लास बन जाएगी, एक कस्टम क्लास बना के उसके अंदर से हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो देन इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अस। अच्छा, ये डेलीगेट मेथड जो है टेबल व्यू का वो अभी हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो इसको भी हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अभी मैंने एक और चीज़ इसके अंदर की है, अब आप देखें, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
अब मैंने ऑल दो मेथड और भी बना रखे हैं। मैंने क्या किया है, डायरेक्टली एसिंक जो है, चूँकि डिड लोड के अंदर कॉल नहीं हो सकता, व्यू डिड लोड के अंदर डायरेक्ट एसिंक कॉल नहीं होते, तो उसके लिए हमने फिर ये अवेट वाला और डी अटैच वाले टास्क डी अटैच वाली प्रॉपर्टीज़ को हमने इस्तेमाल करते हुए फेच डाटा का एक कंप्लीट मेथड बना लिया, जिसमें जितने भी हमने एपीआईज़ को कॉल करना था वो कॉल कर ली, और टास्क को बाद में डी अटैच कर दिया अवेट के थ्रू। तो इस तरह से हमारा जो एसिंक जो मेथड था वो कॉल हो गया हमारा डिड लोड के अंदर जाके। तो अदरवाइज़ अगर आपको मैं ये चीज़ें कमेंट करके दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि ये कॉल नहीं कर पाएंगे हम। We do something like that. ये अब देखेंगे तो ये मुझसे ए सिंक ऐड करवाएगा, ये देखिए ये ए सिंक ऐड करवाएगा, और देन ए सिंक यहाँ पे जब ऐड हो गया तो यहाँ पे भी वो कहेगा कि ऐड करके दो मुझे व्यू डिड लोड के अंदर भी। यहाँ पे भी उसने एरर दे दिया, अवेट ऐड करो और देन ए सिंक ऐड करो, और ए सिंक व्यू डिड लोड नहीं होता, तो ये एक और एरर देगा इन फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से तरीके से इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। डी अटैच टास्क डी अटैच को हमने यूटिलाइज़ किया हमने कंकरेंसी को अचीव करने के लिए। तो मल्टीपल एपीआई को कॉल करना है, उस एपीआई कॉल के बाद हमने टेबल लिस्ट को पॉपुलेट करवाना है, और स्पिनर को भी हाइड और शो करवाना है। तो एक बार तो मैं आपको इसका थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखा देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा विजुअली देख लें कि ये किस तरह से हो रही है सारी चीज़ें। और है तो ये सिंपल सी एक लिस्ट है, लेकिन इसको कोशिश की है मैंने किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, या एक मीडियम से थोड़ा सा ऊपर प्रोजेक्ट जो है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, जिस पे काम कर रहे होते हैं, तो उसको प्रोफेशनली किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अभी आप ये देख लें कि ये एक लिस्ट बनी है, एक इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने ये इतना सारा काम किया है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी टेस्टिंग भी किस तरह से पॉसिबल है। इसकी मैंने टेस्टिंग भी की है, यूनिट टेस्टिंग जो है, तो आप इसको किस तरह से यूनिट टेस्टिंग के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं सारा का सारा कोड। तो अब आप देखें इसके अंदर डिस्पैच, अच्छा फैच यूज़र्स हमने कॉल की, एसिंक की कॉल थी। अब फैच यूज़र्स हमने पहले शो स्पिनर कर दिया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। शो स्पिनर के अंदर एक मेथड है, ये एक्सटेंशन मैंने बना रखी है व्यू की हाइड और शो करने के लिए। इसके अलावा मैंने एक और अलर्ट को शो करने के लिए भी एक एक्सटेंशन बना रखी है जो कि कॉल हो रही है, जो कि यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये एक अच्छी एक और अप्रोच है जिसको आप पूरी ऐप के अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और देन मैंने व्यू मॉडल से डेफिनेटली मैंने अब आप ये देखें, ये फैच मेथड ये लोकल मेथड है मेरा इस होम वीसी कंट्रोलर के अंदर। उसके अंदर जाके मैंने व्यू मॉडल के थ्रू फैच किया है, ना कि डायरेक्ट। ऊपर भी मैं ये काम कर सकता था, जैसे कि ऊपर भी एक मेरा फैच यूज़र्स पड़ा हुआ है, जैसे फैच डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी मैं ये काम कर सकता था, लेकिन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि आप सारी चीज़ें एक ही जगह पे गंद करना शुरू कर दें और मैसअप हो जाए चीज़ें। तो इसको बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि एक एलिगेंट वे के अंदर साफ़ सुथरे तरीके से डिफरेंट सेग्रीगेट करके चीज़ों को मैं दिखाऊं, ताकि लूज़ कपल्ड कोड हो जाए हमारा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो अभी इसके अंदर देखें, अब आप फैच यूज़र्स हमने किए। फैच यूज़र्स का मेथड हमारे पास पड़ा हुआ है व्यू मॉडल के अंदर, और व्यू मॉडल के अंदर से ये सारा कॉल होगा फैच यूज़र्स। इसी तरह फैच आउटलेट्स भी यहाँ से कॉल होंगे। तो फैच यूज़र जब कॉल होगा तो फैच यूज़र्स के अंदर अब आप देखेंगे कि होम व्यू मॉडल के अंदर फैच यूज़र्स जो है ये पड़ा हुआ है। ये क्या है जी, ये यूज़र मॉडल डेलीगेट है। अब यूज़र मॉडल डेलीगेट हमें कैसे मिल रहा है? हमने क्या किया है कि फैच यूज़र्स कहाँ से मिल रहे हैं। अब होम व्यू डेलीगेट, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि हम एक एपीआई मैनेजर राउटर के ज़रिए मल्टीपल एपीआईज़ को कॉल करेंगे। अब वो मल्टीपल एपीआईज़ को हमने चूँकि कॉल करना है, तो उसके लिए
हम डायरेक्टली एक ही जगह से कॉल वो भी नहीं कर देंगे, हमने उसके लिए भी एक और तरीका अख्तियार किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने चूँकि यूज़र्स को हैंडल करना था, हमने यूज़र्स का व्यू मॉडल बनाया। अब यूज़र्स का व्यू मॉडल बनाने के लिए हमने एक डेलीगेट पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने यूज़र व्यू मॉडल डेलीगेट बना लिया। उस यूज़र व्यू मॉडल डेलीगेट के अंदर यूज़र्स एरे पड़ी है, उसका एक मेथड हमने बना लिया और उस मेथड को हमने इम्प्लीमेंट करवाया है इसके हमारे होम व्यू मॉडल के अंदर। अब जब होम व्यू मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट करवा लिया हमने जब उसको, तो उससे आसानी क्या होगी हमारे लिए ये आसानी होगी कि हम चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग वे में रहते हुए डील करेंगे। जैसे हमने यूज़र की एपीआई कॉल करनी है, तो हम यूज़र व्यू मॉडल का हमने जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ज़रिए हमने जैसे बनाया था, एक इनिशिएट करा लिया व्यू मॉडल के अंदर हमने चूँकि यूज़र व्यू मॉडल को इनिशिएट करवा लिया था, यूज़र व्यू मॉडल के ज़रिए हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। अब यूज़र व्यू मॉडल के अंदर हम जब एपीआई कॉल करेंगे, तो अब आप देखेंगे यहाँ से हम फैच यूज़र्स के अंदर चले जाते हैं और यूज़र व्यू मॉडल के अंदर चले गए और यूज़र व्यू मॉडल के अंदर जाके मैंने एपीआई को कॉल कर दिया। अच्छा, अब ये यूज़र व्यू मॉडल इस यूज़र व्यू मॉडल डेलीगेट को इम्प्लीमेंट करता है अपने पास और यूज़र सर्विसेज जो कि है उसको यूटिलाइज़ करते हुए एपीआई को कॉल कर दी। ये देखें, ये यूज़र्स की सर्विसेज भी अलग बना रखी हैं और आउटलेट की सर्विसेज भी अलग बना रखी हैं, जो कि सर्विसेज की क्लास है बेसिकली, जहाँ से सारी की सारी सर्विसेज कॉल हो रही हैं। तो इनको हम अलग अलग तरीके से भी अलग से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लीन आर्किटेक्चर हम यूटिलाइज़ करेंगे एमवीवीएम के थ्रू, तो उसके अंदर इसी तरह होता है कि हर सर्विस की अलग से क्लास होती है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फॉलो करते हुए सारे काम कर रहे होते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ के लिए बिल्कुल अलग से एक क्लास बनाई हुई है, जिसको अलग तरीके से अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवा के और उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है, ताकि उसकी कोड रीडेबिलिटी आसान हो जाए, उसकी टेस्टेबिलिटी आसान हो जाए। तो ये सारे के सारी, और इसके अंदर क्या कहते हैं, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है, ताकि जो क्लास को मज़ीद मॉडिफाई ना किया जा सके, बट उसकी एक्सपेंशंस की जा सके। एक्सपेंशंस कैसे हो रही हैं, वो हमने प्रोटोकॉल्स को यूटिलाइज़ कर लिया एक्सपेंशंस करने के लिए। अदरवाइज़ अब आप देखें इस यूज़र मॉडल की क्लास के अंदर हम इसके अलावा अगर हमने कुछ भी करवाना होगा, हम क्या करेंगे, इस व्यू मॉडल के अंदर एक और मेथड ऐड कर देंगे और वो डेफिनेटली वो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा लेंगे और एक्सटेंशन बना के उसको इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक और डिफरेंट नेम से मेथड इस पर रख देता हूँ, डबल एस के करके। और अब मुझे अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है, तो मुझे डायरेक्ट इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको एक्सटेंशन के साथ भी एक्सटेंशन ऑफ यूज़र मॉडल करके और इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लूँगा। ये अब ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें ये कितना आसान तरीका है, जिसके अंदर हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन को चेंज नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करने की। वो इम्प्लीमेंटेशन वैसे के वैसे पड़ी हुई है। अभी हमने कुछ भी और चीज़ें करनी है तो वो हम और तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो मैंने जस्ट इसी के अंदर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिया है। अदरवाइज़ जब आप एक सिनेरियो के अंदर काम कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, आर्किटेक्चर उसका लिख रहे होते हैं। तो मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि इसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको कुछ और इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो एक और नया प्रोटोकॉल मतलब आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने यूज़र मॉडल के अंदर एक लेक्सी प्रोटोकॉल एक और मैं लिख देता हूँ, प्रोटोकॉल एक और मैं बना देता हूँ। उस प्रोटोकॉल का नाम कुछ भी XYZ कर देता हूँ, यूज़र मॉडल न्यू डेलीगेट कर देता हूँ मैं, डेलीगेट। और अब इस डेलीगेट के अंदर मैं
ये रख देता हूँ। और अब मैं इसको एक्सपेंड कर पा रहा हूँ। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो मेरा ये काम तो हो गया। मतलब बेहतर है कि मैं इस तरह से करूँ इसको, ना कि इसी के अंदर डाल दूँ। अगर न्यू फंक्शनैलिटी आ जाए तो मैं उसका एक और नया प्रोटोकॉल या डेलीगेट बना लूँ और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवा लूँ अलग ही इस तरह से करके, तो एक्सटेंशन एक और बना के। तो उसके अंदर आप देखें, मैंने इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसको कुछ भी नहीं किया, उसी की मेथड को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस उसको एक्सटेंशन मैंने कर ली। वो एक्सटेंशन हो सकती है अब उसकी। तो ये एक बहुत साफ़ सुथरा क्लीन वे है, तो कि आप किसी भी न्यू फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं, उसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लूज़ कपल कर सकते हैं, और रीडेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कोड आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, मैंने आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल के हवाले से भी बता दी। और जबकि मैंने आपको लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन की जो एग्जांपल देनी थी वो भी मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें आप कि हालांकि जो इनिशिएट करवाना यहाँ पे चाहिए था मुझे व्यू मॉडल को। अब व्यू मॉडल ये देखें, अब व्यू मॉडल ये वेरिएबल टाइप है होम व्यू मॉडल डेलीगेट। होम व्यू मॉडल डेलीगेट तो प्रोटोकॉल है। अब हमें वहाँ पे चाहिए होम व्यू मॉडल। अब लेकिन अगर हम होम व्यू मॉडल डेलीगेट के ऑब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को हम होम व्यू मॉडल दे रहे हैं तो वो उसी पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है होम व्यू मॉडल अपना, चूँकि होम व्यू मॉडल जो कि इनहेरिट कर रहा है होम व्यू मॉडल डेलीगेट को। तो होम व्यू मॉडल डेलीगेट टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो होम व्यू मॉडल के जो कि ऑब्जेक्ट को अपने पास असाइनमेंट के बाद आप देख रहे हैं कि वो कोई भी इशू शो नहीं कर रहा। तो इसमें इसका मतलब है कि वो जो फंक्शनैलिटी है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की, वो यहाँ पे फुल्ली तौर पे अचीव हो रही है कि जो कि पेरेंट है वो चाइल्ड की सारी खसूसियात हैं जो कि वो परफॉर्म कर सक रहा है, सब्स्टिट्यूट कर सक रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ स्विच कर पा रहे हैं। तो ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये हमें इसको काम को करने की सहूलत देता है। तो इस तरह से हमने लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन को भी हमने यूटिलाइज़ कर लिया। कोड सेग्रीगेट भी यहाँ पे हो रहा है। देखिए मैंने पूरे कोड को सेग्रीगेट कर दिया है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से इनकी एक एक चीज़ को हैंडल किया है। अब आप देखेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन बेसिकली अगर आप देखें तो वो बिल्कुल सेम होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल की तरह। तो उसमें देख लें हमने कोड को डायरेक्टली किसी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं छोड़ा हुआ, हमने प्रोटोकॉल को यूज़ किया हुआ है कि हम प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए उस क्लास को हम इनिशिएट करवा रहे होते हैं। तो अब आप देखें डिपेंडेंसी इन्वर्जन भी यहाँ पे आ गई। जिस तरह डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने यूटिलाइज़ किया वहाँ पे इसको इनिशिएट करवाने के लिए, तो इस तरह से हमने डिपेंडेंसी इन्वर्जन को भी यूटिलाइज़ कर लिया इसके अंदर, ताकि इस कोड को बहुत अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकें। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं सिर्फ अब आपको यूज़र की क्लास की बात कर रहा था। यूज़र मॉडल के अंदर हमने फैच यूज़र रखा हुआ है। फैच यूज़र्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो अब फैच यूज़र के अंदर हमने फैच डेटा पड़ा हुआ है जो कि सर्विस क्लास के अंदर मौजूद है। अब सर्विस क्लास ये है हमारी। तो अब हमने फैच यूज़र्स को कॉल करना है जो कि सर्विस क्लास में मौजूद है। हमने यहाँ डायरेक्टली सर्विस क्लास को इनिशिएट करवाया और सर्विस क्लास से, चूँकि ये बिल्कुल इसी की सर्विस क्लास है तो कोई मज़ायका नहीं है, यहाँ से हम इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। तो अदरवाइज़ इसको भी वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम इनिशिएट करवा सकते थे। चूँकि ये स्पेसिफिकली क्लास है और इसी के अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो कोई वो मसला नहीं होगा इसको। हम चूँकि सारी की सारी कॉल्स इसके अंदर इसी से रिलेटेड होंगी तो मसला नहीं पड़ेगा इसके अंदर। हम बाहर से भी इसको इनिशिएट करवा के एज
जब हम टेस्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आ जाते हैं हम यूज़र सर्विसेज के अंदर। अब यूज़र सर्विसेज के अंदर जब हम आते हैं तो इसके अंदर भी हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है। हमने डायरेक्टली यूज़र सर्विसेज को यूटिलाइज़ करने की बजाय हमने देखा कि देखें कि एक मेथड बनाया है यूज़र सर्विस डेलीगेट का, और यूज़र सर्विस डेलीगेट के थ्रू हमने एक मेथड को इम्प्लीमेंट करवाया और मेथड के अंदर हमने एपीआई को कॉल कर लिया। अब एपीआई को कॉल कर अब हमारा एपीआई मैनेजर आ गया हमारे सारे के इस फंक्शनैलिटी के अंदर। अब आप खुद देखें कितनी लेयर्स हमने ऐड कर दी। हम देखेंगे कि देखें ये एक व्यू मॉडल की क्लास है। व्यू मॉडल की क्लास के अंदर एक और लेयर ऐड की है जो कि सर्विस लेयर है। सर्विस लेयर के अंदर जाके हम एपीआई मैनेजर को कॉल कर रहे हैं। एपीआई मैनेजर अब आता है। एपीआई मैनेजर के बाद हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब रिक्वेस्ट के अंदर फिर एक और लेयर रखी है हमने, जो कि मैंने बताया था आपको, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को यूटिलाइज़ करते हुए हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट डेटा किया है हमने। हम रिक्वेस्ट हैंडलर की एक क्लास थी जहाँ से, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था सारा का सारा, कि रिक्वेस्ट हैंडलर्स क्या करेगा और रिस्पॉन्स हैंडलर क्या करेगा, और हमने स्नेक केस को भी हमने टेस्ट कर लिया था। तो इस तरह से करके हमने एक एपीआई कॉल को हमने एफिशिएंट तरीके से हमने कॉल करवा दिया और उससे रिस्पॉन्स बैक ले लिया। एक और भी चीज़ इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर एपीआई मैनेजर के अंदर भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें डिपेंडेंसी इन्वर्जन को यूटिलाइज़ किया है। और ये देखें इसके अंदर नेटवर्क रिलायबिलिटी को भी हमने चेक कर लिया है। तो मतलब एक बहुत अच्छी एक सेटिस्फैक्ट्री लेयर हमने क्रिएट कर दी है, जिसके अंदर हम ये सारे के सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये एक छोटा सा सपोज ये जो नेटवर्क रीचेबिलिटी की मैंने एक अलग से भी क्लास बना दी है, जो कि ये नेटवर्क को चेक कर रही है। यहाँ पे ये देखें, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हो सकती थी, लेकिन इनको टेस्ट करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए, और एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती। तो अब आप इसके अंदर भी तो देखेंगे, अब इसके अंदर भी हमने डायरेक्टली इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। हमने इसके अंदर भी प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। इन प्रोटोकॉल्स के ज़रिए हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ को। डायरेक्टली किसी को भी हमने डिपेंड नहीं किया एक दूसरे के ऊपर। तो कोड को इस तरह से लिखना, एक ये आर्ट की तरह लिखना है, उसको प्रॉपर इस तरह से लिखना कि एक कोई भी नॉर्मल डेवलपर भी एक अच्छे तरीके से इसको समझना शुरू कर दे, और एक बड़े प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे वे में हैंडल कर लिया जाए। तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एक डेवलपर के लिए, कि उसका कोड को दूसरा आराम से समझ ले। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, किसी दूसरे टीम मेंबर को इससे मसला नहीं हो रहा, आपका कोड लिखा हुआ उसको समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर अभी बहुत सारे और फ्लॉज हैं जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्ट्रिंग्स इस्तेमाल की हैं, और वहाँ पे सेल इस्तेमाल किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव की जा सकती हैं इसके अंदर। तो ये वीडियो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी सिर्फ हमने यूज़र्स को यूज़र वाले पोर्शन को कवर अप किया है। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि ऐप सर्विसेज के अंदर आके और ये आउटलेट सर्विसेज को भी मैं कवर कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं इसको किसी तरह कंक्लूड कर लूँ और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आ जाए। ओके, व्यू मॉडल के थ्रू हम आ रहे थे आउटलेट व्यू मॉडल के अंदर। ओके, सो आउटलेट व्यू मॉडल के अंदर हम देखते हैं। पहले हमने यूज़र व्यू मॉडल देखा था। अब यूज़र व्यू मॉडल और आउटलेट व्यू मॉडल दोनों होम व्यू मॉडल में मौजूद थे। चलो यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए यूज़र व्यू मॉडल हमने यहाँ से कॉल किया था, और ये आउटलेट व्यू मॉडल जो से मैंने ऊपर बताया कि इसको हमने इनिशिएट किया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, डिपेंडेंसी इन्वर्जन के ज़रिए। तो अब हमने फैच आउटलेट करने हैं। फैच आउटलेट करने के लिए डेलीगेट है, इसका मॉक भी बना रखा है, चूँकि मैंने टेस्ट क्लास लिखी हुई है इसकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको हमने फैच आउटलेट्स किया, आउटलेट की सर्विसेज के थ्रू हमने इसको कॉल किया।
फैच आउटलेट करने के लिए हमने एक अलग से मेथड भी बनाया, जिसके प्राइवेट मेथड था, जो कि मैंने जैसे बताया था आपको कि डायरेक्टली आप इस तरह से करें तो बेहतर होता है कि वो आप एक आपने इनकैप्सुलेशन को भी मद्देनज़र रखना होता है, तो इनकैप्सुलेट किया कर दिया हमने यहाँ पे, ताकि ऊप को एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। एब्स्ट्रैक्शन हमने इम्प्लीमेंट करनी थी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया है हमने बेसिकली। तो इस तरह से अब आप देखें कि यहाँ से हमने सर्विस क्लास से हमने क्या कहते हैं आउटलेट की प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके ज़रिए हमने एपीआई को कॉल कर लिया, और देन एपीआई कॉल की जो सर्विस रिक्वेस्ट है फैच, तो यहाँ से फैच रिक्वेस्ट कॉल हो गई। तो इस तरह से करके हमने एपीआई रिक्वेस्ट को हमने कॉल कर लिया, और ये यूज़र सर्विस डेलीगेट थी, ये हमारी आउटलेट सर्विस डेलीगेट, यहाँ से हमने आउटलेट सर्विस डेलीगेट को कॉल कर लिया, और इस तरह से हमारा आउटलेट्स का रिस्पांस भी हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारे होम व्यू मॉडल के अंदर। तो अभी हमने कोशिश की है कि एक व्यू एमवीवीएम के ज़रिए एक एपीआई को कॉल कर लें, और एक एपीआई की कॉल करने के बाद एक ही व्यू कंट्रोलर के अंदर जब हम मल्टीपल एपीआईज़ को कॉल कर रहे होते हैं, वो यूज़र से रिलेटेड हो सकती हैं, वो सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती हैं, वो कि जैसे आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स के आउटलेट्स हो सकते हैं। तो अब वो मैंने आपको एक ही क्लास के अंदर मैंने परफॉर्म करके दिखाया है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी अगर देखें तो ये यूज़र की सर्विसेज कॉल होती हैं, यहाँ पे आउटलेट्स जो कि रेस्टोरेंट के आउटलेट्स हैं उसके सर्विसेज कॉल हो रही हैं यहाँ से, और वो फिर नीचे लिस्ट के अंदर पॉपुलेट भी हम करवा रहे हैं। जैसे ही उसका रिस्पांस आ जाता है तो हम उसको पॉपुलेट करवा देते हैं। ये देखें एक और चीज़ देखें, मैंने शो स्पिनर जो मैंने किए हैं, ये देखिए डायरेक्टली मैं ये भी कॉल कर सकता था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी वो टेक्निक वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जिसके अंदर ये आप हर चीज़ को एक जगह पे घुसेड़ना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए अलग से मैंने एक एक्सटेंशन बना ली, जो कि यूआई रिलेटेड टास्क होंगे, जो कि एपीआई से एपीआई को कॉल करने के बाद हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, या एपीआई कॉल करने से पहले हमें कॉल करने पड़ेंगे। तो इस तरह ये शो स्पिनर, हाइड स्पिनर और शो अलर्ट की मैंने एक अलग से एक्सटेंशन डाली, ताकि अगर किसी को कुछ भी चेंज करना पड़े तो इसको एक अलग एक्सटेंशन के अंदर ही रह के सारा कुछ जो वो परफॉर्म कर सके। और एक और चीज़, मल्टीपल किस्म के एरर हैंडल करने होते हैं जब हमने, तो ये देखें इसको ग्लोबल, जैसे मैंने बताया कि हमने चूँकि अवेट यूज़ किया था, तो अवेट एसिंक को यूज़ करने के लिए हमने ग्लोबल एसिंक को यूज़ किया, और देन हमने अंदर आके मेन एसिंक को यूज़ किया, ताकि हम अपने एपीआई के रिस्पांस को बहुत अच्छे तरीके से हम पॉपुलेट कर लें, यूआई के अंदर जो जर्क्स वगैरह हैं उनसे बच जाएं, स्पिनर को भी हाइड कर दें और अलर्ट को भी शो करवा दें। तो इसके लिए हमने चूँकि बैकग्राउंड पे भी हमने एपीआई को कॉल करनी थी, और बाद में फिर हमने मेन थ्रेड पे जाके जल्दी से हमने अपने डेटा को पॉपुलेट भी करवाना था, और दो एपीआई एट सेम टाइम पे कॉल भी हो रही थी। अगर आप ऊपर देखें तो दो एपीआई सेम टाइम पे कॉल हो रही हैं। ये देखें, फैच यूज़र्स और फैच आउटलेट्स दोनों सेम टाइम पे मैंने कॉल की है, ताकि कंकरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम अपने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ को हैंडल कर सकें। तो इसमें रेस केस भी नहीं बनेगी, चूँकि ये देखें यहाँ पर हमने टास्क डी अटैच भी लगा दिया है। जैसे ही जो टास्क परफॉर्म हो जाएगा और वो क्यू से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से मेन एसिंग पे आके जैसे ही सक्सेसफुल कॉल होगा उसका स्पिनर हाइड हो जाएगा, और देन इस तरह से ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमने एरर शो करवाना है तो फिर हमने डेफिनेटली उसको एक यूआई पॉपुलेट करवानी है प्रॉपर, एक नई यूआई, तो उसको हमने फिर ग्लोबल एसिंग के अंदर रख के मेन एसिंग के अंदर डाल के तो फिर हमने एक नया अलर्ट शो करवा दिया, जो कि टाइमर बेस्ड था, जो कि थोड़ी देर के बाद खुद ही बंद हो जाएगा। और इस अलर्ट को भी अगर आप देखें तो हैंडल अलर्ट में ये सारा ऊपर से भी ये कॉल कर सकता था, लेकिन आई डोंट फील रियली गुड इनटू दैट कि हर चीज़ को एक ही जगह पे से यूटिलाइज़ कर लिया जाए।
बेहतर होता है कि वो एक प्रॉपर वे के अंदर और चैनल के अंदर जाके मेथड्स छोटे छोटे बना के उनको हैंडल कर लिया जाए, तो ताकि इनकैप्सुलेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को हैंडल कर सकें हम, एब्स्ट्रैक्शन दिखा सकें और कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। अब इसके अंदर मैंने सेल्फ अलर्ट व्यू का जो भी मेथड था प्राइवेट, उसको मैंने कॉल करके उसके अंदर से ही जाके इसको कॉल किया, और ये फिर शो व्यू की मैंने एक्सटेंशन जो बनाई थी, उस एक्सटेंशन को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया इस तरह से। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कोशिश की है कि कंकरेंसी को भी अचीव कर लिया जाए, और इस तरह से एपीआई एरर्स के लिए ये हैंडल एपीआई एरर्स की मैंने अलग से एक वो क्लास बनाई थी, जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने बताया था कि पूरा कोड हमने करना है। और इस तरह जैसे टाइप एलियस है, इसकी अलग से क्लास बना ली मैंने। ऑल दो टाइप एलियस वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये टाइप एलियस जो है ये एरर से रिलेटेड नहीं है। वो जो टाइप एलियस है वो एरर से रिलेटेड है, और ये जो कि एपीआई नेटवर्क मैनेजर में है, इन फ्यूचर ये टाइप एलियस हमारे वहाँ पे चले जाएंगे, हमारे नेटवर्क मैनेजर में, जब हम इसको पोर्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे इन फ्यूचर। तो इस तरह से ये पोर्ट के अंदर चले जाएंगे, और फिर डेफिनेटली इसकी एक सेपरेट लेयर हो जाएगी प्रॉपर कंप्लीट। तो इस तरह से कोशिश की है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एम को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, और डिफरेंट लेयर्स को बना सकें। और इसकी मैं थोड़ी सी आपको यूनिट टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने की है। ये इसकी एक यूनिट टेस्टिंग की क्लास है, जिसके अंदर हमने मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं, मॉक डेलीगेट्स और क्लासेस बना रखी है। ये देखिए, होम व्यू मॉडल का एक मॉक मॉडल बनाया है, जिसको होम व्यू डेलीगेट की सारे के सारे मेथड यहाँ से हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और फिर यूटिलाइज़ करने के बाद यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करवा लिए वो सारे के सारे मेथड, और फिर उसको हम यूज़र व्यू मॉडल का जो मॉक डेलीगेट था वो हमने बना लिया। वो कहाँ से आया? वो भी उसी से आया, हमारे ओरिजिनल डेलीगेट से। और इसी तरह आउटलेट के लिए हमने मॉक डेलीगेट एक बनाया, वो भी हमें वहीं से आया। जैसे कि मैंने बताया, ये और आउटलेट व्यू मॉडल की क्लास थी, और आउटलेट व्यू मॉडल की क्लास हमने बना ली, और मॉक की क्लास बना ली। उसको जैसे एक्सटेंड करवाना था हमने डेलीगेट से, वो एक्सटेंड करवा लिया डेलीगेट से। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम जब इनको टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सारे को देखेंगे, तो हमने टेस्ट एम्प्टी लिस्ट भी हमने टेस्ट करना था। तो सबसे पहले हमने ये देखें कि मॉक व्यू मॉडल, यहाँ पे भी देखें सब्सटीट्यूशन जो है प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करते हुए यूज़र्स हमारे जो हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। यूज़र्स के अंदर हमने जो है वो खाली यूज़र रख के हमने इसको टेस्ट कर लिया। कि मैं आपको एक मरतबा ये सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली ओके, पहले मैं ये आपको टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। एक्सिट टेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस हमने रख ली है फैच यूज़र्स जो कि हमने कॉल करने हैं। फैच यूज़र्स कॉल होने के बाद डेफिनेटली वो फिर कॉल होने के बाद एपीआई कॉल होगी, हमने सक्सेस देना है। सक्सेस के अंदर हमने चूँकि इसको खाली एरे पार्स कर दी है, खाली एरे पार्स करने के बाद चूँकि वो खाली होगा तो उसका काउंट ज़ीरो होना चाहिए। तो ये टेस्ट केस हमारा ज़ीरो के साथ सक्सेसफुली पास्ड होना चाहिए, और हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ भी चूँकि ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एरे जो है वो खाली है। तो इस तरह से हमने